बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 94 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 95 मुलाहिज़ा फरमाएं। ठीक उसी लम्हे जफरी उसे गिरफ्त में लेने के लिए एक बार फिर उस पर झपट पड़ा। समीना ने पिस्तौल वाला हाथ आगे निकालकर गोली चला दी। गोली जफरी के सीने में लगी, उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। वो चलन में फटी पटी नजरों से समीना की तरफ देखता रहा, फिर उसके जिस्म को एक और झटका लगा और वो पीछे गिर गया। पप्पू उस वक्त उठकर समीना की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन समीना के हाथ में पिस्तौल देखकर रुक गया। उसने गोली लगने के बाद जफरी के जिस्म को झटके लगते हुए देखा था। उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गई। उसने गोली लगने से बहुत से लोगों को मरते देखा था, लेकिन किसी के जिस्म को इस तरह झटके नहीं लगे थे। समीना भी जफरी की तरफ देख रही थी। पप्पू ने अचानक ही छलांग लगा दी। समीना गाफिल नहीं थी, उसने बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से हटते हुए ट्राइगर दबा दिया। गोली पप्पू की पेशानी पर लगी। वो अपनी ही जोंक में पलंग की पुश से टकरा गया। पप्पू के मुंह से आवाज तक नहीं निकली थी, लेकिन उसकी खोपड़ी के पर खचे उड़ गए थे। गोली अंदर जाकर फट गई थी, जिसने उसका बेजा उड़ा दिया था। खून के कुछ छींटे समीना के जिस्म पर पड़े थे। समीना के चेहरे पर दरिंदगी के तासरात नुमाया थे, लेकिन फिर उसके चेहरे के तासरात बतदरीज नॉर्मल होते चले गए। उसने अपने जिस्म को देखा जहां खून के छींटे पड़े थे। उसे करासी महसूस होने लगी। उसने कुर्सी पर पड़ा हुआ तौलिया उठाकर जिस्म से खून साफ किया और कमरे से बाहर आ गई। उसका ख्याल था कि फायरिंग की आवाज अगर कहीं सुन ली गई हो तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। एक तो इस पिस्तौल की आवाज हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम थी, दूसरे फायरिंग कमरे में हुई थी, खिड़कियां बंद थी, आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। अभी रात का पिछला पैर था और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। वो चंद मिनट लाउंज में खड़ी रही, फिर उसने रायदारी वाले दरवाजे का ताला खोल दिया। उसे बाहर से भी हैंडल घुमाकर खोला जा सकता था। फिर फोन का रिसीवर उठाकर रजिया वाली कोठी का नंबर डायल करने लगी। ठीक है, उसे शारक को सूरत से आगाह करने के बाद कहा, मैंने बरामदे का दरवाजा अनलॉक कर दिया है, बाहर का गेट फांद कर अंदर आ जाना, मैं बाथरूम जा रही हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। अपने कमरे में आकर उसने कुर्सी में पड़े हुए कपड़े उठाए, उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के बाथरूम में घुस गई। वो तकरीबन 10 मिनट बाद पैंट और शर्ट पहनकर बाथरूम से निकली। कमरे से निकलने से पहले उसने बाहर झांका। रायदारी का दरवाजा बंद था। उसने पिस्तौल हाथ में ले लिया और बाहर आकर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें गेट की तरफ लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए, शारक अभी तक नहीं आया था। हालांकि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था। फिर दफअतन वो चौंक गई। कोई शख्स गेट पर चढ़ रहा था। पहले उसका सर नजर आया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा और चंद ही सेकंड बाद वो दब की हल्की सी आवाज से अंदर कूद गया। समीना ने उस शख्स को चाल से पहचान लिया, वो शारक था। समीना पिस्तौल हाथ में लिए तारीकी में बैठी रही। शारक बरामदे में पहुंच गया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ठिठक कर रुक गया। ओह समीना, तुम यहाँ बैठी हो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। बैठो, यहीं बैठ जाओ, समीना ने कहा। शारक उसके करीबी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ था, तफसील से बताओ। मैं शबे ख्वाबी का लिबास पहनकर अपने कमरे में लेटी थी। इत्तफाक से मैं दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी, समीना ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद तफसील से उसे सब कुछ बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुझे इस हालत में देखकर वो खुलकर सामने आ गए। उन्हें इस बात का अफसोस था कि हमने सोना कहीं और मुंतकिल कर दिया है। ये कि उन्हें हम हिस्सा नहीं देना चाहते। अगर वो आज ना खुलते तो हमारे खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें करते रहते और किसी भी वक्त हमें धोखे से पुलिस या हाजी के हवाले कर देते या सोते में हमें कत्ल करके सारा सोना ले जाते। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई मंसूबा बनाया भी हो, लेकिन उस पर अमल करने का उन्हें मौका ना मिला हो। आज मुझे अकेले पाकर वो दोनों खुल गए। उनका ख्याल था कि वो आसानी से मुझे जेर कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए थे कि समीना पर हाथ डालना आसान नहीं। समीना एक से तो जेर हो चुकी है, कोई दूसरा उस पर हाथ नहीं डाल सकता। वो खामोश होकर शारक की तरफ देखने लगी। उनकी लाशें कहाँ हैं? शारक ने पूछा। अंदर, मेरे कमरे में, समीना कहते हुए उठ गई। वो दोनों अंदर आ गए। समीना ने रायदारी वाला दरवाजा बोल्ट कर दिया। लाउंज में से गुजरते हुए वो समीना के कमरे में आ गए। पप्पू की लाश तो पूरी तरह बेड पर थी। उसके बेजे और खून के लोथड़े बिस्तर और सामने वाली दीवार पर चिपके हुए थे। बिस्तर की चादर और तकिया खून से तर था। जफरी के पैर बेड की पट्टी पर अटके हुए थे, जबकि उसका बाकी धड़ फर्श पर था। बहुत अच्छा किया तुमने, शारक बोला। अगर मैं होता तो इन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा देता, लेकिन अब सवाल यह है कि लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसका भी तरीका है, समीना बोली। हम अभी और इसी वक्त ये कोठी छोड़ देते हैं। न जाने शाम से मेरे दिन में बार बार ये क्यों ख्याल आ रहा है कि ये कोठी बहुत जल्द पुलिस की नजरों में आ जाएगी। इत्तफाक है कि आज मैं भी ये कोठी छोड़ देने के बारे में सोच रहा था, शारक बोला। लेकिन हम ये कोठी ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे। हाजी की पेजेरो और कदीर का रिक्शा यहाँ मौजूद है। गैराज में पेट्रोल के कैन भी रखे हुए हैं। हम पेट्रोल छिड़क कर इस कोठी को आग लगा देते हैं। इस तरह सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और किसी को हमारे बारे में कोई सुराग भी नहीं मिल सकेगा। ठीक कहते हो, समीना बोली। शुरू हो जाओ, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो दोनों अंदर वाले कमरे से होते हुए गैराज में आ गए। शारक इधर उधर देखने लगा। गैराज में एक तरफ पेट्रोल से भरे हुए 3 कैन रखे हुए थे। शारक ने एक कैन उठाकर खोल दिया
और पिजेरो रिक्शे पर पेट्रोल छिड़कने लगा। कुछ पेट्रोल उसने फर्श और दीवारों पर भी छिड़का था। दूसरा कैन समीना ने उठा लिया। शारिक ने दूसरे हाथ में तीसरा कैन भी उठा लिया। समीना ने अपने कमरे में आकर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसने लाशों पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। लाशों पर पेट्रोल छिड़कते हुए उसके दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया था। उसने कमरे से बाहर निकलकर बाकी पेट्रोल ड्राइंग रूम के फर्नीचर और लाउंज में छिड़क दिया। शारिक भी मुख्तलिफ कमरों में पेट्रोल छिड़कता हुआ फिर रहा था। दोनों कैन खाली हो गए। शारिक ने तीसरा कैन भी खोल लिया। समीना ने किचन से माचिस उठा ली। शारिक ने कुछ पेट्रोल राहदारी वाले दरवाजे और बरामदे के फर्श और दीवारों पर छिड़का और कैन को उठाकर बाहर वाले गेट की तरफ चलता गया। पेट्रोल की मोटी सी धार फर्श पर बहती गई। गेट के करीब आकर वो रुक गए। शारिक ने छोटा दरवाजा खोलकर बाहर गली में झांका और फिर समीना को इशारा कर दिया। समीना ने माचिस की तीली जलाकर फर्श पर बहते हुए पेट्रोल पर फेंक दी। पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ दी और शोलों की तेज लकीर बरामदे की तरफ बढ़ने लगी। समीना गेट से बाहर आ गई। शारिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो तेजी से एक तरफ चलने लगे। अब रुककर ये देखने की जरूरत नहीं थी कि आग बरामदे तक पहुंची थी या नहीं। उन दोनों ने बहुत अच्छी तरह पेट्रोल छिड़का था और उन्हें यकीन था कि चंद सेकंड के अंदर अंदर पूरी कोठी आग की लपेट में आ जाएगी। उनका ख्याल दुरुस्त निकला। तीसरी गली में मुड़कर दोनों ने पीछे देखा। आग के शोले बुलंद होना शुरू हो गए थे। वो तेज से चलने लगे और तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो अपनी कोठी में पहुंचे तो वो कोठी गालिबन पूरी तरह आग की लपेट में आ चुकी थी, क्योंकि आसमान की तरफ उठते हुए शोले वहां से भी नजर आ रहे थे और लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा था। शारिक और समीना ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होकर अपने कमरे में आ गए। आग ने पूरी कोठी को अपनी लपेट में ले लिया था। अगर आग इत्तफाकिया तौर पर लगी होती तो शायद उसे फैलने में देर लगती और पूरी कोठी को जलने से बचा लिया जाता, लेकिन आग जानबूझकर और पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई थी और पेट्रोल से लगाई जाने वाली आग पर काबू पाना आसान नहीं होता। आनन फानन पूरी कोठी शोलों की लपेट में आ गई। लोग घरों से निकल आए। आसपास की कोठियों के मकीनों को अंदेशा था कि फैलती हुई आग इनकी कोठियों को भी लपेट में ना ले ले। वो लोग अपनी कोठियों से अपना कीमती सामान निकाल रहे थे। तकरीबन 15 मिनट बाद पुलिस की एक वैन भी वहां पहुंची। उस पार्टी में निस्फ दर्जन मुसल्लह पुलिस वाले थे और उनका इंचार्ज एक दराज कामत और भारी भरकम सब इंस्पेक्टर था। पुलिस के सिपाही राइफलें संभाले इधर उधर फैल गए और सब इंस्पेक्टर चीख चीख कर उन्हें अहकामात जारी कर रहा था। तुम में से किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया है या नहीं? सब इंस्पेक्टर गली में खड़े लोगों की तरफ देखते हुए चीख कर बोला। कर दिया है जनाब, एक आदमी ने जवाब दिया, लेकिन फायर स्टेशन यहाँ से इतनी दूर है कि गाड़ी को यहाँ पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा और उस वक्त तक ये कोठी जलकर राख हो चुकी होगी। लेकिन आप किस लिए आए हैं जनाब? आप भी तो कुछ करें। हम आग बुझाने नहीं आए, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। हम तो खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करने आए हैं जो हमारी इतला के मुताबिक इस कोठी में छुपे हुए हैं। आप लोगों ने किसी को इस कोठी से निकलते हुए तो नहीं देखा? एक मर्द और एक औरत। शारिक और समीना करीब खड़े हुए एक आदमी ने कहा, हाँ वही, क्या तुमने उन्हें देखा? सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि इस कोठी में कौन रहता था। उस शख्स ने जवाब दिया। फिर तुमने शारिक और समीना का नाम कैसे लिया? सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। एक मर्द और एक औरत यानी शारिक और समीना। वो शख्स एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, यही दोनों नाम आजकल पुलिस के लिए हवा बने हुए हैं। पुलिस को इनके अलावा और किसकी तलाश हो सकती है? लेकिन अगर वो इस कोठी में थे भी तो उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका होगा। वो जलकर राख हो चुके होंगे। सब इंस्पेक्टर उसे घूर कर रह गया। फायर इंजन वाकई 1 घंटे से पहले नहीं पहुंच सका था, लेकिन आग पर काबू पाना एक इंजन के बस की बात नहीं थी। मजीद गाड़ियां तलब की गई। शहर के दूसरे इलाकों से 2 इंजन और पहुंच गए। सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। उस वक्त तक पुलिस के 2-3 बड़े अफसर भी पहुंच चुके थे। कोठी राख का ढेर बन चुकी थी। मलबे में जगह जगह से धुआं उठ रहा था। आगे पीछे की गलियों में लोगों का हुजूम था और पुलिस वाले उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड के आदमी और चंद पुलिस एहलकार मलबा हटा रहे थे। उसके साथ ही एक पुलिस अफसर ने लोगों से पूछगछ शुरू कर दी थी। इस गली में रहने वाले के बयान के मुताबिक इस कोठी में एक खूबसूरत औरत रहती थी जिसने थोड़े ही अरसे पहले यह कोठी किराए पर ली थी। उसके साथ कभी कभी एक आदमी भी आया करता था। वो आदमी कभी किसी गाड़ी में आता और कभी रिक्शा चलाता हुआ। एक आदमी ने 2 औरतों के बारे में बताया था। एक चादर ओढ़ती थी और दूसरी बुर्का पहनती थी, लेकिन उनके चेहरे बहुत कम लोगों ने देखे थे। बाद लोगों ने यह भी बताया था कि इस कोठी में रहने वाले कई रोज तो यहाँ आते ही नहीं थे और कोठी खाली रहती थी। एक तरफ पुलिस अफसर लोगों से पूछगछ कर रहा था, दूसरी तरफ मलबा हटाने का काम जारी था। गैराज के मलबे से एक पजेरो और एक रिक्शे के ढांचे मिले थे और फिर ये इंकिशाफ ज्यादा सनसनीखेज साबित हुआ कि एक जगह मलबे के नीचे से 2 जले हुए इंसानी ढांचे भी मिले हैं। पुलिस अफसर फौरन वहां पहुंच गए। मलबे को बड़ी एहतियात से पूरी तरह हटाया गया। 2 इंसानी ढांचे थे जिनकी बाद हड्डियां भी जलकर राख हो चुकी थी। उन ढांचों पर गोश्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जली हुई हड्डियों के ढांचों से यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो दोनों मर्द थे या उनमें एक औरत और एक मर्द था या दोनों औरतें थी। उन ढांचों को उठाने की कोशिश की गई तो वो बिखर गए।
नीम सोख्ता हड्डियों को बड़ी एहतियात से एक चादर में समेटकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। दोपहर के 12 बज गए। लोग अब भी बड़ी तादाद में आसपास की गलियों में मौजूद थे। फायर ब्रिगेड वाले जा चुके थे, अलबत्ता पुलिस वाले एक अफीसर की निगरानी में मलबा हटा रहे थे। इसी दौरान उस गली की एक कोठी में रहने वाला एक आदमी और शख्स पुलिस अफीसर के पास आया। वो गालबन माली था। मैला सा खद्दर का कुर्ता और धोती बांधी हुई थी। खटारा सी साइकिल के कैरियर पर घास काटने वाली मशीन भी रखी हुई थी। ये नूरदीन माली है जनाब, उस आदमी ने कहा। ये इस इलाके की कोठियों में काम करता है। उस औरत को ये कोठी इसी ने किराए पर दिलवाई थी। अच्छा, तो तुम प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हो? सब इंस्पेक्टर ने नूरदीन को घूरा। मैं 15 साल से इस इलाके में काम कर रहा हूँ जनाब, नूरदीन ने जवाब दिया। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझ पर एतमाद करते हैं। बाद लोग अपनी कोठियां किराए पर उठाने के लिए मुझे कह देते हैं। इस तरह मुझे भी 4 पैसे मिल जाते हैं। मैं और बिल्ला सब्जी वाला मिलकर ये काम करते हैं। ये कोठी तुमने किसको किराए पर दी थी? सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। एक जवान औरत थी जी, उसने बताया था कि वो एक रिटायर्ड एसपी की बीवी है, नूरदीन ने कहा। एसपी के ओहदे से रिटायर होने वाले शख्स की उम्र 60 साल से कम नहीं हो सकती। उसकी बीवी जवान कैसे हो सकती है? सब इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। हो सकती है जी, नूरदीन बोला। बड़े लोग तो 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, सब इंस्पेक्टर बोला। कोई किराया नामा भी लिखा गया था? आओ जी, नूरदीन ने कहा। बिल्ला सब्जी वाला बड़ा कानूनी आदमी है, वो हर काम कानून के मुताबिक करता है। उसने वकील से किराया नामा टाइप करवाया और मलिक साहब के घर पर बैठकर उस किराए नामे पर दस्तखत हुए थे। मलिक साहब कौन है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। इसी कोठी के मालिक हैं जी, बागबानपुरे में रहते हैं। उन्हें तो अभी इतला भी नहीं मिली कि उनकी कोठी जल गई है, नूरदीन ने कहा। मलिक साहब का कोई टेलीफोन नंबर है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। आओ जी, नूरदीन ने कहते हुए जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाल ली। कसरते इस्तेमाल से ये नोटबुक खासी बोसीदा हो चुकी थी। इसमें कहीं तो पैसों का हिसाब लिखा हुआ था, कहीं किसी का एड्रेस था और कहीं फोन नंबर लिखे हुए थे। उसने मलिक साहब का फोन नंबर बताया, जिसे सब इंस्पेक्टर ने नोट कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों को वहीं छोड़ दिया और बाकी पार्टी को लेकर थाने आ गया और एसएचओ को रिपोर्ट देने के बाद फोन का रिसीवर उठाकर मलिक साहब का नंबर डायल करने लगा। कॉल खुद मलिक साहब ने ही रिसीव की थी। मैं गुलबर्ग थाने से सब इंस्पेक्टर हामिद बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर ने कहा। क्या ये कोठी आपकी है? उसने कोठी का नंबर बताया। जी हाँ, कोठी तो मेरी ही है। कुछ अर्सा पहले मैंने कोठी एक रिटायर्ड एसपी को किराए पर दी थी, लेकिन क्या बात है, आपकी कोठी को आग लग जाने से राख का ढेर बन चुकी है। मलबे में से 2 लाशें भी मिली हैं। आप थाने आ जाएं और किराया नामा भी साथ लेते आएं, सब इंस्पेक्टर ने कहा और फोन बंद कर दिया। मलिक साहब तकरीबन 1.5 घंटे बाद थाने पहुंच गए। वो 50-55 की उम्र का कदरे बारी भरकम आदमी था। सफेद दाढ़ी जिसमें चंद बाल काले भी थे, माथे पर निशान उनके नमाजी होने की गवाही दे रहा था। वो गालबन अपनी कोठी का मलबा देख कर आए थे। चेहरे पर यतीमी बरस रही थी। मेरी कोठी को आग कैसे लगी? उसने आते ही पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका, सब इंस्पेक्टर ने कहा। हमें सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि आपने वो कोठी कब और किसको किराए पर दी थी। एक रिटायर्ड एसपी हैं जी, उनकी बेगम मेरे पास आई थी। किराया नामा उसी के नाम है, ये देखिए। मलिक ने ब्राउन रंग के एक लिफाफे में से कुछ कागजात निकालकर उसके सामने रख दिए। ये स्टाम्प पेपर पर कोठी का किराया नामा था। उस किराए नामे की रूह से 8,000 रुपए महाना तय हुआ था और 50,000 रुपए बतौर फिक्स डिपॉजिट लिए गए थे, जबकि 3 महीने का किराया एडवांस के तौर पर लिया गया था। उस किराए नामे पर कमिश्नर की मोहर और दस्तखत भी सब थे। किराए नामे के साथ किराएदार का शिनाख्ती कार्ड भी मुंसलिक था। कार्ड का वो हिस्सा ऊपर था जिस पर नाम और पता वगैरह लिखा होता है। साबरा सुल्तान जोजा मुराद अली, एड्रेस वसनपुरे के एक मकान का था। सब इंस्पेक्टर ने शिनाख्ती कार्ड पलट कर देखा। कार्ड होल्डर की तस्वीर नहीं थी। कौमी शिनाख्ती कार्ड पर खवातीन की तस्वीर को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया था। सब इंस्पेक्टर एक बार फिर कार्ड पलट कर देखने लगा। साबरा सुल्ताना की तारीख पैदाइश फरवरी 1940 की थी, जिसका मतलब था कि उसकी उम्र इस वक्त 55 से ऊपर थी। मलिक साहब, सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने जिस औरत को ये किराए पर कोठी दी थी, क्या आप उसे जानते हैं कि उसकी उम्र क्या होगी? ये कोठी मैंने बिल्ला सब्जी वाले की मार्फत किराए पर दी थी, मलिक ने जवाब दिया। वो जवान औरत थी, उम्र 27-28 साल रही होगी। हुलिया कैसा था? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। जवान और खूबसूरत थी, मलिक ने कहा और हुलिया बताने लगा। जब सब इंस्पेक्टर ने नोट कर लिया, इस शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने जिस औरत को ये कोठी किराए पर दी थी, उसकी उम्र तकरीबन 55 साल है। क्या आपने किराए नामे पर दस्तखत कराते वक्त शिनाख्ती कार्ड नहीं देखा था? मलिक उछल पड़ा, उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो सब इंस्पेक्टर से कागजात लेकर शिनाख्ती कार्ड देखने लगा। क्या आपको मालूम नहीं कि तस्दीक किए बगैर किसी को मकान किराए पर देना जुर्म है? सब इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोला। हमें इतला मिली थी कि बदनामे जमाना मुजरिम शारिक और समीना इस कोठी में रोपोश थे। आपने औरत का जो उलिया बताया वो भी समीना से मिलता जुलता है। हम उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ छापा मारने आए थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले कोठी को आग लग चुकी थी और वो पूरी तरह शोलों की लपेट में थी। मलबे से जली हुई 2 लाशें बल्कि जली हुई हड्डियां मिली हैं, जिनसे मरने वालों की शिनाख्त मुमकिन नहीं।
शुबह है कि वो समीना और शारिक थे जिन्हें आग लगने के बाद बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और वो दोनों भी जलकर राख हो गए। अब बात आपकी है। सब इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। वो दोनों संगीन तरीन वारदातों में कानून को मतलूब थे और आपने उन्हें कोठी किराए पर दी थी और आप जानते हैं कि किसी मुजरिम को पनाह देना भी संगीन जुर्म है। मैं बेकसूर हूँ। मलक का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे सारा खून नुचड़ गया हो। बिल्ला सब्जी वाला काबिल एतमाद आदमी है। मैंने पहले भी 1-2 मरतबा उसके तवस से कोठी किराए पर दी थी, कभी किराएदारों से कोई शिकायत नहीं हुई। बिल्ला यकीनन उस औरत को जानता होगा। वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, सब इंस्पेक्टर बोला, लेकिन आप भी बरी जिम्मा करार नहीं दिए जा सकते। आप यहाँ बैठिए, मैं SHO साहब से बात कर लूँ। सब इंस्पेक्टर ने पहले कांस्टेबल को बिल्ले सब्जी वाले और नूरदीन माली को बुलाने के लिए भेज दिया और खुद उठकर SHO के कमरे में आ गया और उसे कागजात दिखाते हुए बोला, माली ने और मलिक साहब ने जो उलिया बताया है उससे तो ये साबित होता है कि वो कोठी समीना ने किराए पर ली थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रिटायर्ड SP मुराद अली की बीवी का शिनाख्ती कार्ड उसके पास कहां से आया। SP मुराद अली की बीवी का शिनाख्ती कार्ड? SHO ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। जी हाँ, ये देखिए। सब इंस्पेक्टर ने कागजात उसके सामने रख दिए। SHO कागजात देखने लगा, फिर उन्हें मेज पर एक तरफ रखते हुए बोला, इस कार्ड पर एड्रेस वसनपुरे का है, लेकिन मुराद अली साहब गुज़िश्ता 3 साल से गुलबर्ग में ही रह रहे हैं। मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ। उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। लाइन मिलने में देर नहीं लगी। वो तकरीबन 5 मिनट तक बात करता रहा, फिर रिसीवर रखकर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, उनका कहना है कि कुछ अर्सा पहले उनकी बेगम का शिनाख्ती कार्ड कहीं गुम हो गया था। वो यही समझ रहे थे कि कार्ड घर ही में कहीं इधर उधर रख दिया गया होगा। क्योंकि उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उसकी तलाश पर तवज्जो नहीं दी गई थी। वो आधे घंटे में यहाँ आ रहे हैं। तुमने माली और सब्जी वाले को बुलाया? कांस्टेबल को भेजा है सर, सब इंस्पेक्टर ने कहा। बंद कर दो उन दोनों को और कोठी के मालिक को भी बिठाए रखो, SHO ने कहा। यस सर, सब इंस्पेक्टर बोला। ठीक उसी वक्त एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। ये उन दोनों में से एक था जिन्हें आतिशज़दा कोठी के मलबे की निगरानी के लिए छोड़ा गया था। क्या बात है हफीज? सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सर, उस कोठी के नीचे एक तय खाने का इंकिशाफ हुआ है, कांस्टेबल हफीज ने बताया। मलबे में एक जगह से अचानक ही शोले उठने लगे थे। मैं पानी की बाल्टी लेकर वहां पहुंचा, आग बुझा दी, फिर 1-2 लकड़ियां इधर उधर हटाई तो उनके नीचे तय खाने की सीढ़ियां नजर आईं। मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए चला आया। ओह, सब इंस्पेक्टर चौंक गया और SHO की तरफ देखने लगा। चलो मैं भी चल रहा हूँ। SHO भी कुर्सी से उठ गया। वो दोनों थाने से बाहर आकर जीप में बैठ गए और कोठी की तरफ रवाना हो गए। उस जगह से मलबा हटवा दिया गया जहाँ तय खाने का इंकिशाफ हुआ था। नीचे सीढ़ियां थी जिनके इख्तिताम पर दरवाजा था। दरवाजा अगरचे लकड़ी का था लेकिन पूरी तरह नहीं जला था। शायद आग पूरी तरह नीचे नहीं पहुंची थी। दरवाजे का कुंडा सलामत था जिसमें ताला भी लगा हुआ था। SHO के इशारे पर एक कांस्टेबल ने सीढ़ियों पर उतरकर ताला तोड़ दिया। उसके साथ ही यूं लगा जैसे जहन्नुम का दरवाजा खुल गया हो। गर्म हवा के थपेड़े तय खाने से निकल रहे थे। उन्हें तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान एक टार्च का भी बंदोबस्त कर लिया गया। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तय खाने में उतर गए। टार्च इंस्पेक्टर के हाथ में थी और उसकी रोशनी में चारों तरफ देख रहा था और फिर वो चौंक गया। टार्च की रोशनी में फर्श पर पड़ी हुई कोई चीज चमक रही थी और जब उसने झुककर वो चीज उठाई तो उसकी आंखें भी चमक उठी। वो सोने का एक बिस्किट था जो गर्मी से पिघल गया था और टार्च की रोशनी एक बार फिर गर्दिश करने लगी। उन्हें तय खाने के फर्श पर सोने के 11 बिस्किट मिले थे। वो तय खाने से बाहर आ गए और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर थाने के फोन पर DSP से बात कर रहा था। उससे अगले रोज तमाम अखबारात की हेडलाइन बड़ी सनसनीखेज थी। तबाही का देवता शारिक और बर्बादी की देवी समीना आग में जलकर राख हो गए। हर अखबार ने अपने अपने तौर पर तफसीलात शाया की थी। हेडलाइन के अलावा अखबार के कम अज कम 2 सफ़े शारिक और समीना ही की खबरों से भरे हुए थे। एक अखबार ने तो उसकी पूरी सवाने शाये कर दी थी कि किस तरह उसे 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और सजा काटकर जेल से रिहा होने के बाद उसने किस तरह पुलिस और बाज दीगर लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी और किस तरह उसने समीना को ब्लैकमेल करके अपने साथ मिलाया था। अखबारात में शारिक के बारे में बहुत से ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी शाये हुए थे जिन्हें शारिक जानता नहीं था। समीना के वालिद का इंटरव्यू और उसकी छोटी बहन और भाई के तासरात भी शाये हुए थे। वो अखबार ऐसे थे जिन्होंने फैसलाबाद में समीना के कॉलेज की प्रिंसिपल, बाज लेक्चरार और शागिर्दों के इंटरव्यू भी शाया किए थे। उन सब ने समीना को बेहद शरीफ, खुश इखलाक और रहम दिल करार दिया था और इस बात पर भी हैरत का इजहार किया था कि वो शारिक जैसे शख्स के हाथ कैसे लग गई। शारिक के बारे में भी मुख्तलिफ आरा थी। बाद लोगों ने उसे जालिम और बेरहम करार दिया था, जबकि अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक थी कि शारिक बेगुनाह था। उसके साथ ज्यादतियां हुई थी और वह हथियार उठाने पर मजबूर हो गया था। अखबारात ने उसी हवाले से लंबे चौड़े इदारिये भी शाये किए थे और तकरीबन हर अखबार ने यह सवाल उठाया था कि शारिक मुजरिम कैसे बना। जिस शख्स ने जेल में रहकर तालीम हासिल की हो, जेल में उसका किरदार काबिले तारीफ और बेमिसाल रहा हो, वो जेल से बाहर आकर इतना मुजरिम कैसे बन गया।
बाद अखबारात ने तो कानून के मुआफिजों को उसका जिम्मेदार ठहराया था, जो अपने जाती मफाद के लिए एक शरीफ इंसान को भी शारिक जैसा खतरनाक मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं। शारिक ने सब कुछ तफसील से पढ़ा और जाहिर है वो इस पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। उसने हेडलाइन वाली खबर एक बार फिर तफसील से पढ़ी। यह खबर पुलिस के जराये से शाये की गई थी। इस खबर के मुताबिक गुलबर्ग के एसपी को इतला मिली थी कि खतरनाक मुजरिम शारिक और उसकी साथी समीना गुलबर्ग के इलाके में किसी जगह रोपोश है। एसपी की हदायत पर पुलिस की एक खुसूसी पार्टी तश्कील दी गई, जिसने शारिक और समीना के बारे में इंतहाई राजदारी के साथ तहकीकात शुरू कर दी। चंद रोज पहले गुलबर्ग में कदीर नामी एक आदमी पुलिस मुकाबले में मारा गया था। कदीर के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वो रिक्शा चलाता है और अचरे में रिहाइश पजीर है। पुलिस कदीर के बारे में तहकीकात करती रही और गुज़िश्ता रोज ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि कदीर भी शारिक के लिए काम करता था और टेलीफोन पर उसका शारिक से राब्ता था। पुलिस पार्टी ने उस टेलीफोन के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो टेलीफोन गुलबर्ग की एक कोठी का है। गुज़िश्ता रात एसपी की तश्कील करदा पार्टी उस कोठी पर छापा मारने का प्रोग्राम बना रही थी कि सब इंस्पेक्टर हामिद की निगरानी में पुलिस की एक पार्टी उस तरफ पहुंच गई। उस पार्टी को कोठी की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ताकि शारिक और समीना फरार ना हो सके। लेकिन पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो आग कोठी को लग चुकी थी और कोठी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में थी। बाद में पुलिस को उस कोठी के मलबे में से 2 इंसानी ढांचों की जली हुई हड्डियां मिली। पुलिस का दावा है कि वो समीना और शारिक ही थे जिन्हें कोठी से निकलने का मौका नहीं मिल सका और वो आग में जलकर राख हो गए। पुलिस को कोठी के गैराज से एक जली हुई पेजेरो और एक रिक्शे का ढांचा भी मिला। पेजेरो की चेसिस नंबर और इंजन नंबर से यह तस्दीक हो गई कि यह पेजेरो हाजी अब्दुल्ला की मलकियत है, जो कुछ अर्सा पहले गन पॉइंट पर छीन ली गई थी। कोठी के तय खाने से थोड़ा बहुत सोना भी मिला है। चंद रोज पहले शारिक और उसके साथियों ने गंडा सिंह वाले के करीब स्मगलों की एक पार्टी पर हमला करके उनसे 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना छीन लिया था, जो भारत को स्मगल किया जा रहा था। ख्याल है कि वो सोना इसी कोठी के तय खाने में रखा हुआ था और बाद में किसी वक्त वहां से कहीं और मुंतकिल किया गया था और गालिबन उस मुंतकिली के दौरान सोने के चंद बिस्किट तय खाने में गिर गए थे। इन तमाम बातों की रोशनी में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि वो शारिक और समीना ही थे जो कोठी की आग में जलकर राख हो गए थे। उसके साथ ही शहरियों को अब सुकून का सांस लेना नसीब होगा। रजिया शाह परी, समीना और 9 लखा ने भी अखबार पढ़ा था और अब वो मजे ले लेकर उस खबर पर तबसरे कर रहे थे। चलो किस्सा खत्म हुआ, 9 लखे ने कहा। अब पुलिस को तुम लोगों की तलाश नहीं होगी। हाजी ने भी सुख का सांस लिया होगा। मेरा मशवरा यह है कि कोई नया पंगा लेने की बजाय अब इस मुल्क से निकलने की तैयारी करो। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। 9 लखा भाई ठीक कह रहे हैं, रजिया जल्दी से बोली। अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल चलो। क्या तुम लोग समझते हो कि पुलिस के आला अफसरों ने और हाजी ने हमारी मौत का यकीन कर लिया होगा? शारिक ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि हकायक को छुपाने के लिए इस किस्म की खबर अखबारात को जारी की गई है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। बात दरअसल ये है कि जब किसी एक बात के हवाले से हुकूमत पर आवाम का दबाव बढ़ जाता है तो आवाम को मुतमईन करने के लिए इस किस्म की खबरें जारी की जाती हैं, जबकि हकायक को छुपाया जाता है। क्या इस किस्म का झूठ ज्यादा अरसे तक चल सकता है? रजिया ने कहा। इस किस्म का झूठ चंद रोज से ज्यादा नहीं चलता, शारिक ने कहा, लेकिन आवाम का फौरी दबाव खत्म हो जाता है। उसके 2-4 रोज बाद अगर पोल खुल भी जाए तो वो बात नहीं रहती। इसके अलावा हाजी अब्दुल्ला जैसा शख्स हमारी मौत की खबर को आसानी से हजम नहीं कर सकता। हो सकता है वो ये सोचे कि कोठी को हमने जानबूझकर आग लगाई थी और वो लाशें किसी और की हों। इस तरह तो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। 9 लखा बोला। वैसे एक मौका तो मिला है, हमें खामोशी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद तुम बहुत ज्यादा बददिल हो गए हो, शारिक बोला। नहीं यार शारिक बाबू, ये बात नहीं, 9 लखा बोला। सारी जिंदगी गुजर गई पुलिस से आंख मचोली खेलते हुए, अब दिल चाहता है कुछ दिन सुकून और आराम से गुजार लें। ठीक है, शारिक गहरा सांस लेते हुए बोला। 2-4 दिन सूरत-ए-हाल का जायजा लेने दो, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के साथ साथ अपने मामलात भी वाइंड अप करते रहो ताकि ऐन वक्त पर कोई और रुकावट पैदा ना हो जाए, रजिया ने कहा। जो हुक्म सरकार, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर समीना की तरफ देखकर कहने लगा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पुलिस ने यह पता कैसे चला लिया कि कदीर हमारे लिए काम कर रहा था और उन्हें फोन नंबर कैसे मालूम हुआ? एक बात पर तुमने तवज्जो नहीं दी, समीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने कदीर को फोन नंबर इस कोठी का दिया था जहां हम बैठे हुए हैं, जबकि अखबार में उस कोठी का नंबर छपा है जिसे हम जलाकर राख कर आए हैं और बकौल पुलिस के उन्होंने उस फोन नंबर ही के जरिए उस कोठी का पता चलाया था। कदीर को मैंने दूसरी कोठी का नंबर भी दे दिया था और उसे सख्ती से ये हिदायत कर दी थी कि अब पुराने नंबर पर राब्ता ना करे। उसके बाद वो दूसरी कोठी पर फोन करता रहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मौत के बाद पुलिस को ये नंबर कैसे मालूम हुआ? शारिक ने कहा। हो सकता है उसने वो नंबर कहीं लिख रखा हो जो पुलिस की नजरों में आ गया, समीना ने कहा। इसका मतलब है उसने यहाँ का नंबर भी कहीं लिखा होगा। अगर किसी वक्त वो नंबर पुलिस की नजरों में आ गया तो? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला।
ये कोठी भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर मालूम करना होगा। लेकिन किस तरह मालूम किया जाए? समीना ने पूछा। इंस्पेक्टर उस्मान, शारिक ने जवाब दिया। मुअत्तल होने के बावजूद पुलिस में उसके ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ मालूम कर सकता है। लेकिन समीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, आज के तमाम अखबारात में मेरी और तुम्हारी मौत की खबर छप चुकी है। क्या इंस्पेक्टर उस्मान ये राज अपने सीने में महफूज रख सकेगा कि तुम जिंदा हो? हाँ, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस दिन मेरा कोई राज फाश करेगा वो उसकी आज़ादी का आखिरी दिन होगा। मेरा कोई राज फाश करने से पहले उसे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तो फिर बात करो उससे, समीना ने कहा। वो लोग उस वक्त 9 लखे वाले कमरे में बैठे हुए थे। शारिक उठकर लाउंज में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। मरियम लाउंज में एक सोफे पर बैठी हुई थी। माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं? शारिक दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला। बाहर इतना अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ? चली जाती हूँ। मरियम उठकर खड़ी हो गई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो समझ गई थी कि शारिक को फोन करना होगा। मरियम जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, शारिक फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगा। कॉल उसकी बीवी ने रिसीव की। मैं सियालकोट से उस्मान का दोस्त बोल रहा हूँ, प्लीज उन्हें फोन पर बुला दें, शारिक ने कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से जवाब मिला और खामोशी छा गई। चंद सेकंड बाद उस्मान की आवाज सुनाई दी। मेरा नाम मत लेना उस्मान, और मेरी बात गौर से सुनो। शारिक ने हेलो के जवाब में कहा। तुम? इंस्पेक्टर उस्मान के लहजे में हैरत थी। लेकिन आज तुम? पुलिस में जब तक तुम जैसे लोग होंगे उनसे ऐसी बातों की तवक्को की जा सकती है, शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं समझता कि हाजी जैसे गाग आदमी इस बात का यकीन कर लें। तुम भी पुलिस की तरह मुझे मुर्दा ही समझते रहो, और पुलिस को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। बहरहाल तुमने एक काम करना है। कहो, मैं सुन रहा हूँ, उस्मान ने कहा। आज अखबार में छपा है कि पुलिस ने कोठी का फोन नंबर कदीर की मौत के बाद मालूम किया था। तुम्हें यह मालूम करना है कि पुलिस को वो फोन नंबर कहाँ से और कैसे मिला था, और आया उनके पास ऐसा कोई और नंबर तो नहीं जिसके बारे में वो तहकीकात कर रहे हो। और ये भी मालूम करना है कि पुलिस मुझे और समीना को वाकई ही मुर्दा समझ रही है या ये सब ड्रामा है। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें इतला कहाँ दूं? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मैं शाम को 7 बजे के बाद किसी वक्त खुद ही तुमसे राब्ता करूंगा, शारिक ने कहा। ठीक है, उस वक्त तक शायद मैं हाजी के बारे में तुम्हें कोई और भी इतला दे दूंगा, उस्मान बोला। ओके, 7 बजे के बाद मेरे फोन का इंतजार करना, शारिक ने कहते हुए रिसीवर रख दिया।